हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। थोड़ा सा लेंदी और थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखिए सबसे पहले बच्चों, आपको एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो भी फैक्टर्स ड्रग के एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं उनको लर्न कर लेना है पॉइंट वाइज। तो आपका सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? एक फैक्टर होता है एज, सेक्स, प्रेगनेंसी भी एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करती है एक्शन को, स्पीसीज एंड रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट्स आपके बॉडी की क्या है, टाइमिंग किस टाइम में आप बेसिकली ले रहे हैं या फूड के साथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो इंपॉर्टेंट आपके 10 यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज का सेशन लेंदी हो सकता है बहरहाल, लेकिन आपको नाम रटने से और थोड़ा सा आप समझ के अगर पढ़ते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो बहरहाल जैसे हम देखते हैं एज, राइट। तो एज में बच्चों देखिए एज क्या होता है। जैसे अगर पहला हम लेते हैं, मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो न्यू बॉर्न बेबी में जो लीवर होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और लीवर डेवलप प्रॉपर नहीं होता तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो भी बेसिकली उस न्यूबॉर्न स्टेज में प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। अब सपोज करिए आपने कोई ड्रग ऐसी इंटेक की, या अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर ने ऐसी ड्रग इंटेक की जो उसके फिटस के बेसिकली लीवर तक जा रही है। अब फीटस के अगर लीवर तक जा रही है, चूंकि उसके अंदर लीवर प्रॉपर डेवलप नहीं है, लीवर में एंजाइमेटिक असेंबली प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो वहां पे वो ड्रग क्या मेटाबोलाइज होगी? नहीं मेटाबोलाइज होगी। तो उस केस में वो ड्रग का क्या होगा? उस फीटस के लेवर में क्या होगा? एक्यूमुलेशन। और जब फीटस की बॉडी में बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में या फीटस की बॉडी में आपकी जब वो ड्रग एक्यूमुलेट होगी तो वो प्रॉब्लमैटिक या टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। इसी तरीके से हमारा एक बहुत सुटेबल एग्जांपल है जो कि आपके जीपैट एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, और वो होता है हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इसको शॉर्ट में यहां लिख रखा है जीबीएस। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, यहां पे देखिए, ग्रे बेबी सिंड्रोम में जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका जो लीवर होगा ये प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होगा, लेस फंक्शनिंग होगा। लेस फंक्शनिंग का मतलब कि यहाँ पे जो एंजाइमेटिक असेंबली है वो भी लेस पुअर वर्किंग है। अब बेसिकली जो एंजाइम होता है ग्लूकोरनाइल ट्रांसफरेज, यूजीटी ग्लूकोरनाइल ट्रांसफरेज, वो एंजाइम अगर वो मदर क्या ले रही है? क्लोरमफेनिकॉल। अब ये ड्रग का नाम आपको याद रखना है कि क्लोरमफेनिकॉल का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? यूरिडिन ग्लूकोरनाइल ट्रांसफरेज। अब न्यूबॉर्न बेबी या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे फिटस में लीवर का प्रॉपर डेवलप ना होने की वजह से क्या ये एंजाइम प्रॉपरली फंक्शनिंग करेंगे? प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे? नहीं करेंगे। चूंकि ये ड्रग इस एंजाइम यही एंजाइम इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे थे, तो क्या ड्रग मेटाबोलाइज होगी? नहीं होगी। इस ड्रग का क्या होगा? डिपोजिशन। तो इसका फिटस के बॉडी में जो है लेवल क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और यही वजह होती है जिसकी वजह से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो आपका ये प्रॉब्लम जिसमें कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, उसमें आपका ये प्रॉब्लम क्या आया? एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। ड्रग के एक्शन को एज की वजह से नहीं। अब जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे जीएफआर की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो बच्चों आपको पता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में जो हमारा एज वाइज, जैसे अगर हम बात करें कि कोई इंडिविजुअल अगर 50 ईयर्स का है, तो 50 ईयर की एज में जो ग्लोमेरुलस फिल्टर जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है? जैसे आपका ये बॉमन कैप्सूल और इस तरीके से आपका ये नेफ्रॉन की ये होता है। अब जैसे यहां पे मान लीजिए कोई ड्रग फिल्टर होना है, किसी ड्रग का एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस के थ्रू होना है, राइट। ये किडनी का क्या है? यूनिट है, नेफ्रॉन। और ओवरऑल जब ये फिल्टर होगी ड्रग तो यहां से ओवरऑल इस तरीके से ये यूरिन के थ्रू एक्रीट आउट हो जाएगी। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ही यहां पे क्या हो गया है? लेस। तो जो ड्रग ये ब्लड में इधर से आएगी, क्या यहां पे फिल्टर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसा कि हमको पता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 50 साल के इंडिविजुअल में 25% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है? कम। जबकि अगर वही इंडिविजुअल 75 साल का है तो 50% जीएफआर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो जब इतना प्रोफाउंडली जीएफआर डाउन हो रहा है, यही वजह होती है, यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि ओल्ड पीपल में कभी भी जेंटामिसिन या पेनिसिलिन इस तरीके के ड्रग को प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि इस ड्रग का एग्जीक्यूशन बेसिकली कहां से होता है?
किडनी के थ्रू होता है। किडनी में नेफ्रॉन जीएफआर का रेट बहुत ज्यादा कम होने से ये ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, डेपोजिशन होता है, टॉक्सिसिटी होती है, और यही वजह होता है कि ओल्ड पीपल में जेंटामिसिन या पेनिसिलिन या इस तरीके के ड्रग नहीं दी जाती। तो आप इसको यहां से भी समझ सकते हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से। कर्निक टेरस, देखिए कर्निक टेरस क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो क्या है बिलिरुबिन, इसको इस तरीके से समझिए। देखिए हमारी बॉडी में क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली जो है समझ में आए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप किसी चीज को याद ना करें। देखिए अब कर्निक टेरस क्या है, कर्निक टेरस में ये एक तरीके का आप समझिए कि जॉन्डिस है, और जॉन्डिस में बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि बिलिरुबिन, देखिए बिलिरुबिन जो होता है वो जब ये जाता है लिवर में तो इसको अगेन सेम एंजाइम ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, यूजीटी, यूरिडिन ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, इसको मेटाबोलाइज करती है और इसको क्या कराती है, इसको कॉन्जुगेटेड कराती है, राइट। और कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन यूरिन के थ्रू बेसिकली क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। अब न्यूबॉर्न बेबी की अगर हम बात करें, एज को रिलेट करके हम बात करें, न्यूबॉर्न में क्या नहीं होगा, कॉन्जुगेशन क्योंकि नहीं है प्रॉपरली डेवलप, माइक्रोसोमल एंजाइम प्रॉपरली डेवलप नहीं है, यूरिडिन ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो वहां पे क्या बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मींस बिलिरुबिन किस फॉर्म में रहेगी, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्म पर रहेगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्म है वो मोर फैट सॉल्युबल होता है, और ये फैट सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होने की वजह से आसानी से ये किसको क्रॉस कर लेता है, ट्रिपल बी को। और ट्रिपल बी को क्रॉस करने से जब ये कहां पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मींस ब्रेन में, तो वहां पे जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है दैट लीड्स टू द कर्निक टेरस। तो कर्निक टेरस क्यों हुआ, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज में कर्निक टेरस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लीवर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, वहां पर आपका यूरिडिन ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, प्लस जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था उसकी ये कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो ट्रिपल बी को आसानी से क्रॉस कर लेता है, तो सीएनएस में वो जाके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं कर्निक टेरस। तो ये एज रिलेटेड फैक्टर, जब आप इतना सुन लेंगे तो आप कुछ ना कुछ कोरिलेट करके एग्जामिनेशन में अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, एज रिलेटेड, एज किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडुलेट करती है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, सेक्स से रिलेटेड, तो सेक्स मींस जैसे हम अगर बात करें कि सेक्सुअल फंक्शन, कुछ ड्रग होती हैं जो सेक्सुअल फंक्शन को प्रॉपरली अगर मैं कहूं तो वो मेल के केस में, जैसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में अगर बात करें, हम लाइक क्लोनिडिन की बात करें, मिथाइल डोपा की बात करें, मिथाइल डोपा नोट्स में भी प्रॉपरली आप वहां से देख सकते हैं, क्लोनिडिन हुआ, मिथाइल डोपा हुआ, तो ये मेनली किस में सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रॉपर करती है, मेल के केस में, जबकि ये किसमें नहीं कर रही है, फीमेल में। इसी तरीके से जैसे कुछ ड्रग होती हैं जो गायनेकोमिस्टिया कॉज करती हैं, क्या कॉज करती हैं, गायनेकोमिस्टिया। अब गायनेकोमिस्टिया क्या होता है, गायनेकोमिस्टिया इज नथिंग बट मेल में अगर ब्रेस्ट, मेल चेस्ट में, अगर मेल के चेस्ट में ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस है तो उसको बोलते हैं गायनेकोमिस्टिया। तो वहां पर क्या है, गायनेकोमिस्टिया, जैसे हम बात करें जैसे कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, सिमेटिडिन, सिमेटिडिन। अब ड्रग के नाम देखिए बच्चों आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो कीटोकोनाजोल हो गया, सिमेटिडिन हो गया, ये किसमें गायनेकोमिस्टिया कॉज कर रही है, स्पेसिफिक है, सेक्स स्पेसिफिक, किसमें, मेल में। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ड्रग का एक्शन में सेक्स की वजह से भी, अगर आप सेक्स चेंज हो रहा है तो ड्रग का एक्शन भी थोड़ा बहुत कुछ ड्रग्स में चेंज होता है, तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये ड्रग कोट करनी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, राइट। इसके बाद देखिए प्रेगनेंसी के केस में, तो प्रेगनेंसी में आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल में जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, जैसे आपकी ये गैस्ट्रोइंटेस्ट, ये जीआईटी है, ठीक। अब इसकी जो मोटिलिटी होती है ये बहुत स्लो हो जाती है, स्लो। जब स्लो हो गई तो क्या, मान लीजिए ओरल ड्रग आपने कोई ली, तो ओरल ड्रग जब इसकी मोटिलिटी स्लो है तो क्या ओरल ड्रग जल्दी नीचे पास होगी, नहीं होगी। तो ओवरऑल ओरल ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, जब वो नीचे इंटेस्टाइन में वेलाई तक आएगी नहीं तो ओवरऑल उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। तो इसी तरीके से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नेचुरल द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन बिकम वेरी स्लो एंड दैट लीड्स टू द
डिक्रीज इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसका एक्शन लेस होगा। इसी तरह प्रेगनेंसी के केस में जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, जैसे मैंने बोला था यूजीटी की अभी हम बात कर रहे थे, तो माइक्रोसोमल एंजाइम का क्या होता है, इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन मतलब वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, और जब हाईली एक्टिव होंगे तो मान लीजिए कोई ड्रग आपने ली XYZ, अब माइक्रोसोमल एंजाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑलरेडी क्या है, एक्टिवेटेड है, तो फटाक से ये माइक्रोसोम, अगर ये ड्रग इस एंजाइम से मेटाबोलाइज होती होगी तो फटाक से ये ड्रग क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज, और ये ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी के केस में हमको यह ध्यान देना होगा कि क्या हमारी ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होने वाली है। अगर वो है तो चूंकि वो फटाक से मेटाबोलाइज हो जाएगी तो हमको उसकी डोज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ इसको भी समझ सकते हैं। स्पीसीज एंड रेसेस, देखिए स्पीसीज एंड रेसेस का स्पेसिफिक ये है कि जैसे कुछ ड्रग, बेसिकली अगर जैसे हम रैट की बात करें तो रैट, या पहले हम रैबिट की बात करते हैं। रैबिट अगर हम बात करें तो रैबिट की जो आईज होती है वो किसको लेकर टॉलरेंट टॉलरेंट होती है, एट्रोपिन को लेकर। जबकि रैट और माइस की जो स्पीसीज है वो किसको लेकर टॉलरेंट होती है, डिजिटेलिस को लेकर। जबकि अगर ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, जो जो ब्लैक स्पीसीज होती है ह्यूमंस में, वो एट्रोपिन एंड इफेड्रिन की हायर डोज चाहिए इसमें एक्शन के लिए। जबकि मंगोल्स में एट्रोपिन और इफेड्रिन की लेस डोज भी काम करती है। तो ये आपका स्पीसीज एंड रेस स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो बच्चों, ओवरऑल जेनेटिक्स में आपकी जो इंडिविजुअल, हम लोगों की जो बॉडी है उसमें हर इंडिविजुअल में अलग अलग जो भी एंजाइम्स हैं, ट्रांसपोर्टर है, रिसेप्टर है, आयन चैनल है, वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग है। और जब वो अलग अलग है तो ओवरऑल ड्रग जब अंदर जाएगी तो किसी में कोई एंजाइमेटिक फैमिली ज्यादा एक्टिव है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो वहां पे उस ड्रग को जल्दी मेटाबोलाइज कर दिया जाएगा। कहने का सेंस ये है कि किसी ड्रग का एक्शन पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हो सकता है कि मेरे में कोई ड्रग का एक्शन स्लो हो और किसी ड्रग का एक्शन आप में फास्ट हो। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके अंदर का जो एंजाइमेटिक असेंबली है, जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं, जो चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर, वो बेसिकली वेरी कर रहे हैं बॉडी में। तो यहां पे हम इसको इस तरह देखते हैं कि हर इंडिविजुअल में 4 to 6 टाइम कोई ड्रग का एक्शन डिफर कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो की डिटर्मिनेंट होते हैं एक्शन के, चाहे आप एंजाइम ले लो, चाहे आप ट्रांसपोर्टर ले लो, चाहे रिसेप्टर ले लो, चाहे आयन चैनल ले लो, वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। और यही वजह होती है कि जेनेटिक्स के आधार भी ड्रग का एक्शन डिफर करता है। ये तो वेरी सिंपल है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप ओरल रूट से कोई ड्रग देते हैं तो ओरल रूट से किसी ड्रग का एक्शन स्लो होगा, जबकि पेरेंटल रूट से बहुत ही प्रॉम्प्ट और ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होगा। तो ये बेसिकली स्पीड एंड इंटेंसिटी वेरी कर जाती है, लाइक ओरल में चीज कम होगी, पेरेंटल में चीज फास्ट होगी। तो इस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करें, देखिए आप किसी ड्रग को जब आप लेते हैं तो आपका पर्सनल एटीट्यूड क्या है, आपका बिलीफ क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग का आप पे इफेक्ट एक हद तक डिपेंड करता है ये कि वो ड्रग का इफेक्ट आपकी बॉडी में आने वाला है या नहीं, या आप उसको किस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप उसको एक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है जब आप ड्रग का इंटेक कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, ये मेनली किन ड्रग्स के लिए होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। किन ड्रग्स के लिए होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें कि जैसे अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा नर्वस है, एंजाइटी में है, अब अगर उसको हमको जनरल एनेस्थेटिक देना है तो नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जनरल एनेस्थेटिक की डोज हमको ज्यादा देनी है। तो क्यों, क्योंकि उस समय एनएक्सियस है उस पर्टिकुलर ड्रग से, तो वहां पे कौन सा फैक्टर हुआ, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो आप इसको इस एग्जांपल से भी कोट कर सकते हैं कि आपका अगर एनएक्सियस या बेसिकली एंजाइटी का इंडिविजुअल है, नर्वस इंडिविजुअल है, तो वहां पे जनरल एनेस्थेटिक की डोज आपकी ज्यादा लगने वाली होगी। तो इस तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिलेट कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल स्टेट बहुत सिंपल है, मान लीजिए आपका कोई लीवर का ही डिजीज है, तो लीवर का डिजीज अगर आपको ऑलरेडी है और कोई ड्रग आपने ली और वो आपकी कहां से मेटाबोलाइज होनी थी, लीवर से। अब चूंकि लीवर खुद प्रॉब्लम में है, लीवर की डिजीज है आपको, तो क्या ये ड्रग मेटाबोलाइज होगी, नहीं होगी। तो ये ड्रग का डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी होगी। तो उस केस में, जिस केस में ये ड्रग अगर लीवर से मेटाबोलाइज हो रही है तो आप इसकी डोज को क्या करोगे, कम करके दोगे। इसी तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
जीआईटी ट्रैक में अगर हम स्टमक की अगर बात करें, अगर वहां पे बेसिकली हमारे कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप ऐसी ड्रग जो स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होती है कि डोज को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि आपका स्टमक खुद प्रॉब्लमेटिक है, आपको अल्सर की प्रॉब्लम है या कोई भी जीआईटी का डिसऑर्डर है, तो इट मींस पैथोलॉजिकल स्टेट में भी ड्रग का एक्शन डिफर करता है। अब सपोज करिए किडनी का कोई प्रॉब्लम है, अब किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होने वाली ड्रग आप जल्दी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप पैथोलॉजिकल स्टेट्स भी आपका क्या करता है, मॉडिफाई करता है ड्रग के एक्शन को। टाइमिंग, टाइमिंग के लिए हम तो स्पेशली जैसे आप इसको बोलते हैं कोई ड्रग को आपको कब लेना चाहिए, तो बेसिकली टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइमिंग में जैसे आप सपोज करिए कि आपको स्टेटिन्स है, तो स्टेटिन्स मींस एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, तो जैसे एटोरोवास्टेटिन कोई भी स्टेटिन्स ड्रग है, तो स्टेटिन्स ड्रग में बेसिकली आप उसको लेना प्रेफर करते हैं नाइट में। उसका रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग द नाइट पीक सिंथेसिस होती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल की पीक सिंथेसिस जब नाइट में होगी तो आप उसको ड्रग को क्या कब लेना पसंद करोगे, एट द टाइम ऑफ इवनिंग, ताकि थ्रू आउट द नाइट उस ड्रग का एक्शन बना रहे, राइट। इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स आप जैसे आपको कोई हार्ट कार्डियक का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बीटा ब्लॉकर अगर ड्रग ले रहे हैं तो बेसिकली आप उसको नाइट में लेना प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें एड्रेनलिन वगैरह का लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो नाइट में ज्यादा होता है। तो नाइट में अगर प्रोफाउंडली ज्यादा बढ़ गया तो देयर में भी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। तो उस चीज से बचने के लिए आप इवनिंग में मेडिकेशन की डोज लेंगे, ताकि बीटा ब्लॉकर का इफेक्ट रात भर बना रहे और कोई भी हार्ट अटैक या इस तरीके के चांसेस सबसाइड हो या कम हो। तो टाइमिंग को लेके आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, और आप किसका कर सकते हैं, स्टैटिन्स का। फूड को लेकर अगर हम बात करें, देखिए फूड का जैसे कई बार बोला जाता है कि फूड का प्रेजेंस भी, जैसे आप सपोज करिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, अल्सर के केस में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसलिए ले रहे हैं ताकि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो। तो आप इसको जब फूड इंटेक करें उसके बिफोर 30 मिनट लेना प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उस समय फूड लेने के बाद मैक्सिमम जो है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जैसे फैटी फूड है हमारा, तो आप उस समय नहीं लेना प्रिस्क्राइब करेंगे क्या, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन आप सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एम्पीसिलिन फैटी फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी ड्रग हम बात करें क्या, ग्राइसियोफल्विन, ये आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ग्राइसियोफल्विन यू, ग्राइसियोफल्विन आप फैटी फूड के साथ लेना प्रेफर करेंगे। ये आपके जीपैट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फैटी फूड के प्रेजेंस में ज्यादा बेहतर होता है। लाइक कैल्शियम, कैल्शियम अगर टेट्रासाइक्लिन आप एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन अगर कैल्शियम साथ में ले रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ मिलकर चीलेट बना लेता है और वो एब्जॉर्ब नहीं होती ड्रग। यही वजह होती है कि टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, या उसके साथ कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि अगर टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ आप देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ चीलेट बना लेगी और टेट्रासाइक्लिन फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगी एक्शन नहीं आएगा, इट मींस आपने एक्शन को क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरा ओवरऑल थ्योरेटिकल टॉपिक था। इसमें सबसे पहले आप यही करिएगा कि आप सबसे पहले जो फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन में 10 फैक्टर्स हैं वो आप याद कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, एक बार आप नोट्स पढ़िए तो आप होपफुली आप सारा कुछ कर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।